ठीक है, आइए देखिए क्वेश्चन देखिए। देखिए एक स्ट्रिंग है, उसमें दो मास फिक्स है, एक 1 केजी का मास और एक 2 केजी का मास। 1 केजी वाला मास 1 मीटर के डिस्टेंस पे, 2 केजी वाला यहाँ से 2 मीटर, यहाँ से 1 मीटर। इसको हॉरिजॉन्टल प्लेन में ऐसा रोटेट कर रहा है ना। कुछ ओमेगा एंगुलर वेलोसिटी 10 रेडियन पर सेकंड। यहाँ से जो इसे रोटेट कर रहा है, ये रोटेट कर रहा है 10 रेडियन पर सेकेंड से। तो आपसे क्या पूछा गया कि टेंशन की वैल्यू बता दीजिए। ये किस प्लेन में? हॉरिजॉन्टल प्लेन में। हॉरिजॉन्टल प्लेन। और आपसे पूछा गया फाइंड टेंशन। फाइंड टेंशन। थोड़ी थोड़ी बेसिक बातें भी करते हैं, क्या पता आप भूल गए हो। एक बार बताओ, पूरे स्ट्रिंग में सेम टेंशन रहेगा, अलग टेंशन रहेगा? स्ट्रिंग एक ही है, बस बीच में 1 केजी का मास यहाँ बता हुआ है और 1 केजी का मास यहाँ बता हुआ है। बताओ दोनों स्ट्रिंग में सेम टेंशन या अलग टेंशन? अलग होगा। समझ पा रहे हैं? भूले तो नहीं? यानी कि दो टेंशन का वैल्यू आपको निकालना है ना। स्टेप कुछ भी नहीं करना है, एफबीडी बनाओ, है ना। एक्सिस कैसे सिलेक्ट करेंगे? एक रेडियल एक्सिस यानी सेंटर की तरफ एक्सिस, एक टेंजेंशियल, एक परपेंडिकुलर। अब जितने एक्सिस बनाने से अपना काम चल जाएगा। 1 केजी और 2 केजी की एफबीडी बनाएंगे। गलत सही होना कोई बड़ी बात नहीं है, आप बस ट्राई करें। अब प्लीज ट्राई करें। 1 केजी और 2 केजी का एफबीडी बनाइए। जैसे आप एफबीडी बनाओगे क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। जैसे एफबीडी बनाओगे क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। ओके, देखो मैं ना 2 केजी का बनाना है एफबीडी। जरा मुझे बताओ 2 केजी में, अच्छा प्लेन समझ पा रहे हैं? कौन से प्लेन में? हॉरिजॉन्टल प्लेन में। कंफ्यूज मत होना। अगर मुझे आपको प्लेन और अच्छे से दिखाना हो तो मैं एक हॉरिजॉन्टल प्लेन की मदद लेता हूं। मान लो ये एक टेबल है, इससे क्या होगा आपको समझ में आएगा हॉरिजॉन्टल वर्टिकल। अब मैं इस पे बना रहा हूं, ये है अपना 2 केजी। ये है अपना 2 केजी, ठीक है। ओके, ये 2 केजी को अब जा देखिए, मुझे बताइए इस 2 केजी पे कौन कौन सा फोर्स लग रहा है? इस 2 केजी पे कौन कौन सा फोर्स लगेगा? एक टेंशन लगेगा, टेंशन कौन सी डायरेक्शन लगेगा बताइए? अंदर की तरफ, ठीक है। पर ये लगेगा प्लेन में ही, है ना। टेंशन तो लगेगा प्लेन में ही। ये है टेंशन। मान लो इसका नाम T2 दे देते हैं। ओके, और बताइए कौन सा फोर्स? नॉर्मल सरफेस लगाएगा। पर सरफेस, सॉरी यहाँ पे नॉर्मल तो होगा ही नहीं, हवा में ऐसा घूम रहा है ना। ये तो मैं आपको समझाने के लिए प्लेन बनाया है। क्या मेरी बात समझ पा रहे हैं? एक्चुअल में कोई टेबल है नहीं, ठीक है ना। हाँ, एक फोर्स होगा। कौन सा फोर्स होगा? mg। समझ पा रहे हैं? और वो mg जो भी होगा वो कहां पे होगा? नीचे की तरफ। वो होगा इस सरफेस के नीचे की तरफ, ये होगा mg। इसीलिए मैं ये प्लेन बनाया। वहां पर ऐसा ना लगे कि दोनों एक ही प्लेन में। क्या मेरी बात समझ पा रहे हैं? ओके, टेंजेंशियल कोई फोर्स है क्या? नहीं ना, टेंजेंशियल कोई फोर्स नहीं। तो टेंजेंशियल एक्सेलरेशन वगैरह होने का कोई मतलब नहीं है। अब मुझे बताओ, ये बॉडी अगर सर्कुलर मोशन कर रहा है, इसमें एक एक्सेलरेशन कंफर्म है। कौन सा एक्सेलरेशन? सेंट्रीपिटल, जो कि किधर होगा? सेंटर की तरफ। मेरी बात समझ पा रहे हैं? AC
अब इसके लिए इक्वेशन क्या लिख सकते हो, नेट फोर्स इक्वल टू mg, बाकी को छोड़ दो, mg वगैरह छोड़िए, इस डायरेक्शन में आपको कुछ निकालना है, आपको टेंशन निकालना है, तो सेंटर की तरफ यही है नेट फोर्स, समझ पा रहे हैं? और इसको लिखोगे मास इनटू सेंटीमीटर एक्सेलरेशन, या T2 इक्वल टू m, अच्छा वेलोसिटी नहीं मालूम, आपको क्या मालूम है, ओमेगा, तो ओमेगा के फॉर्म में AC का फॉर्मूला याद है आपको, r ओमेगा स्क्वायर, तो mr ओमेगा स्क्वायर, अब r रख दीजिए, ओमेगा रख दीजिए, मुझे बताओ अगर इस पॉइंट का ओमेगा 10 है तो इस पॉइंट का ओमेगा कितना होगा, 10 ही होगा, समझ पा रहे हैं ना, तो बस वैल्यू रखते हैं। चलिए देखो अभी ना इस mg की कोई जरूरत नहीं, बचाओ दिखाओ नहीं दिखाओ उससे कोई मतलब नहीं, ठीक है। अच्छा इसी तरीके से 1 kg का बनाइए, T1 मिल जाएगा, 1 kg का बनाइए, T1 मिल जाएगा, जल्दी करें। T2 का वैल्यू कितना आ गया, 400, T2 का वैल्यू आ गया 400, T1 निकालिए। अगली बार से मैं डायरेक्ट बनाऊंगा, ये प्लेन आपको सोचना है, हॉरिजॉन्टल प्लेन में तो सोचना है कि mg तो वर्टिकल में होता है, हॉरिजॉन्टल नहीं। T1 आ गया 500, T1 आ गया 500, तो T2 आपका 400 और T1 आपका 500। अब अगर आप नहीं कर पा रहे हैं तो बहुत मुश्किल है, नहीं कर पा रहे तो मुश्किल है, बातें समझ पा रहे हैं? चलिए आगे बढ़ेंगे हम लोग। अब एफबीडी के बाद अगर नहीं हो पा रहा है तो मैं अब आपकी मदद नहीं कर सकता हूं, पिछले 2 महीने से यही मदद किया जा रहा है ना। अगर इसके बाद आप नहीं सॉल्व कर पा रहे हैं तो फिर कुछ नहीं किया जा सकता है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलें। हर क्वेश्चन पे अप्रोच वही रहेगा, एफबीडी बनाना, इक्वेशन लिखना, इक्वेशन लिखते समय एक्सिस याद रखेंगे, पहला एक्सिस तो सर्कुलर मोशन है यानी कि सेंट्रीपिटल तो होगा ही होगा, तो पहला तो हमेशा इस डायरेक्शन में सोचेंगे, उसके सेंटर वाला एक एक्सिस लेंगे, एक्स एक्सिस बोलो, रेडियल बोलो, जो भी नाम दो। अब बाकी का एक्सिस ऑप्शनल है, अगर कुछ अननोन क्वांटिटी निकालना है तो लेंगे, देखेंगे इसी से मुझे मिल जा रहा है, जैसे अभी टेंशन मुझे इसी एक्सिस से मिल जा रहा था, तो बाकी एक्सिस का एफबीडी क्यों बना है? क्या मेरी बात समझ पा रहे हैं? आइए नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं। एक कोनिकल फ्लास्क, आप लोग केमिस्ट्री लैब में बहुत सारा यूज किए होंगे, ठीक है, इस टाइप का होता है कोनिकल। अब इसके अंदर टॉप पे या कहीं पे पार्टिकल को ऐसा रोटेट कर रहा है ना, और ये सरफेस जो है, ये सरफेस, ये स्मूथ सरफेस है। स्मूथ सरफेस का मतलब बोल रहा है आप फ्रिक्शन फोर्स के बारे में नहीं सोचिए, ठीक है। अब एक पार्टिकल है जो इसमें इसके साथ रोटेट कर रहा है, या कहीं पे भी दिखा सकते हैं, जहां पे दिखाएगा उसका रेडियस दे देगा। अभी यहाँ पे इसकी रेडियस आपको दिया हुआ है, ठीक है। अच्छा हम लोग एक डेविएशन जैसा करते हैं, तो रेडियस को r ही ले लीजिए, कोई बात नहीं, ठीक है। और यहाँ का एक एंगल लीनियर वेलोसिटी दिया हुआ v कैसा होगा, टेंजेंशियल होगा वहां पे, समझ पा रहे हैं? तो आपसे पूछा है कि दो चीजें मुझे बता दो, नॉर्मल कितना लग रहा है, स्पीड कितना है, ठीक है। मास m ले लीजिए, तो बोल रहा है फाइंड नॉर्मल एंड v, नॉर्मल और स्पीड फाइंड करने आपसे पूछा है, ठीक है। कोनिकल फ्लास्क दिया हुआ है, एंगल वगैरह आपको मालूम होना चाहिए तभी तो कंपोनेंट दोगे। तो मान लो ये एंगल कुछ थीटा है, एक कोनिकल फ्लास्क, उसके टॉप पे कोई m मास का ऑब्जेक्ट सर्कुलर मोशन परफॉर्म कर रहा है, ऑब्वियस सी बात है, जो इसकी रेडियस होगा उसी रेडियस में परफॉर्म करेगा।
इसकी स्पीड कुछ v दिया है, तो आपसे पूछा है कि बताइए उसकी नॉर्मल और v कैसा होगा, कितना होगा। आपका स्टेप क्या होगा, FBD, और FBD बनाने के बाद सारा फोर्स को 3 एक्सिस के अलोंग रिजॉल्व करना पड़ेगा। समझ पा रहे हैं? लो, इतनी बातें समझ पा रहे हैं? चलिए ट्राई करें। तो अब कुछ नहीं सोचना है ये सब क्वेश्चन, आपको बस एक बार सोचना, मुझे FBD M का बनाना है और 3 कौन सा एक्सिस सिलेक्ट करना है और कौन सा फोर्स इधर उधर है उसको एक्सिस के अलोंग लाना है। बस आप सिर्फ अपनी अप्रोच को फिक्स रखें। 2-4 क्वेश्चन बाद वो अप्रोच आपका हैबिट बन जाएगा, फिर आपको याद ही नहीं रखना क्या स्टेप क्या कैसे। पहला स्टेप याद करिए, हमने सोचा था कौन सा प्लेन है वो सिलेक्ट करेंगे, है ना, क्योंकि प्लेन है और सेंटर कहां पे है। अब इसका सेंटर यहां नहीं सोच सकते, इसका सेंटर ये होगा। प्लेन कैसा है, हॉरिजॉन्टल प्लेन, क्या मेरी बात समझ पा रहे हैं? तभी तो आप रेडियल डायरेक्शन सोच पाएंगे। रेडियल डायरेक्शन किधर होगा, सेंटर की तरफ, है ना। चलिए एक मिनट समय लीजिए, FBD बनाइए, FBD बनाइए, कोई घाई नहीं है, कोई घाई नहीं है। तो जब भी प्लेन इंक्लाइन वगैरह हो तो आप एक इंक्लाइन सरफेस को दिखा दिया ताकि यहां से एंगल वगैरह सोचने में आपको आसानी हो। अब ये मास है ना, ये हम लोग वहां पे भी देखे थे इंक्लाइन प्लेन का जो क्वेश्चन करते थे, तभी तो आप देखा होगा इधर mg cos है, उधर mg sin है, जो भी है ना। अब इसका आप FBD बनाइए, समझ पा रहे हैं? अच्छा 3 एक्सिस कौन सा लोगे सोचो, 3 एक्सिस, इसका सर्कल तो ये है, आपको समझ में आ रहा है, इसका सर्कल ये है, सेंटर ये है, यानी आपको समझ में आ रहा है एक एक्सिस तो ये वाला होगा, ठीक है, जो होना ही होना है। ये रेडियल डायरेक्शन है, ये तो होना ही होना है, रेडियल तो होना ही होना है, बाकी और डायरेक्शन हो या नहीं हो। दूसरा टेंजेंशियल कैसा होगा, इसी के अलोंग, समझ पा रहे हैं? टेंजेंशियल कैसा होगा, इसके अलोंग कुछ, और तीसरा होगा परपेंडिकुलर। क्लियर है? अब देखिए, आप सारा कोर्स दिखाइए, वो 3 एक्सिस में आप जानने की कोशिश कीजिए। नॉर्मल कैसा होगा, समझ पा रहे हैं? ये है नॉर्मल। mg कैसा होगा, परपेंडिकुलर। क्या इसमें और भी कोई फोर्स लगेगा नॉर्मल और mg के अलावा? यही 2 फोर्स है ना। अब देखो दोनों फोर्स अलग अलग डायरेक्शन में, आपको पता है कि रेडियल डायरेक्शन में तो लगना ही लगना है फोर्स। अब दिमाग लगाइए, नॉर्मली एक अजीब सा एक्सिस पे उसको लेकर आप रेडियल डायरेक्शन में, आप किसी तरीके से ये एंगल पता करने की कोशिश कीजिए, किसी तरीके से आप ये एंगल वगैरह पता करने की कोशिश कीजिए, या नॉर्मल का 2 कंपोनेंट तोड़ सकते हो, या तो ये एंगल पता हो जाए या ये एंगल पता हो जाए। चलो मैं कर दे रहा हूं, आप देखिए आपने सही किया है गलत किया, आप ध्यान से देखिए। आपको समझ में आ रहा है ये मैंने कौन सा लाइन बनाया, यही लाइन तो बनाया, यानी वर्टिकल अगर एंगल थीटा है तो समझ पा रहे हैं ये एंगल क्या हो जाएगा जी, थीटा रहेगा ना ये एंगल। और अगर ये एंगल थीटा है, बहुत ध्यान समझिए, और इस सरफेस पे ये 90 है, तो ये एंगल क्या हो जाएगा, थीटा। तो समझ पाए? और अगर ऐसे नहीं सोच पा रहे हैं तो मैं दूसरे तरीके से समझाता हूं। अगर मान लो इस तरीके से नहीं सोच पा रहे हैं तो एक और तरीका मेरे पास है, इसको मिला, ये थीटा, ये 90, तो ये क्या हो गया 90 माइनस थीटा। क्या मेरी बात समझ पा रहे हैं? यहां से देखो ना, ये थीटा, यही तो इसका रेडियस है, रेडियल डायरेक्शन यही है। ये अगर थीटा, ये 90, तो ये क्या हो गया 90 माइनस थीटा। कहीं कोई दिक्कत नहीं ना। अब नॉर्मल जो है ये तो इसी सरफेस पे तो है परपेंडिकुलर। क्या मेरी बात समझ पा रहे हैं? जरूर नहीं वेलोसिटी वैसा ही होगा, लेकिन मैं ये बोल रहा हूं कि नॉर्मल तो इसी डायरेक्शन। तो देखो ये एंगल कितना हो जाएगा 90 माइनस
90 माइनस थीटा, तो वो एंगल कौन सा बनेगा? थीटा। क्लियर है ना? तो जैसे भी निकालना चाहे। तो ये एंगल हो गया आपका थीटा। अब देखिए आप आसानी से बोल सकते हैं नॉर्मल का एक ये कंपोनेंट है, ये कंपोनेंट, ये हो गया n sin थीटा और ये हो गया n cos थीटा। समझ पा रहे हैं? अब आपको पता है कि रेडियल एक्सेलरेशन तो n cos थीटा ही देगा, सेंटीमीटर वाला, बाकी तो कोई है ही नहीं इधर फोर्स, यानी n cos थीटा should be mv square by r। क्लियर है मेरी बात? तो n को अगर कैंसिल कर देते हो, सॉरी n कैसे कैंसिल करोगे, n अभी निकालना पड़ेगा, नॉर्मल तो चाहिए भी अपने पास। दूसरी बात मुझे साफ साफ समझ में आ रहा है क्या, n should be equal to, sorry, n sin theta should be equal to, n sin theta should be equal to mg। यहां से पहली बात तो नॉर्मल का वैल्यू पता चल गया, नॉर्मल इक्वल टू mg बाय sin थीटा, और यहां पे अगर नॉर्मल का वैल्यू रख दिया जाए तो देखिए mg बाय sin थीटा इनटू cos थीटा इक्वल टू mv स्क्वायर बाय r, m कैंसिल हो जाएगा। क्लियर? आपको भी चाहिए, rg tan थीटा होता है, cos थीटा, rg tan थीटा। अच्छा एंगल यहां से लिए हैं, इसलिए यहां से एंगल होता तो क्वार्टर साइन होता। ठीक है, अभी जो आया सो है। ओके, तो ये हो गया g cos बाय tan, सॉरी cos बाय sin cot थीटा, और ये देखिए ये इधर बेस हो गए तो ये हो जाएगा r v स्क्वायर, तो v इक्वल टू आ गया अंडर रूट rg cot थीटा। ये आपका नॉर्मल है। फिर समझो कोई फॉर्मूला आपको नहीं याद करवाया जा रहा है, आपको एक जो कल स्टेप लिखाया गया तो उसी स्टेप पे प्रैक्टिस कराया जा रहा है अलग अलग कंडीशन में। मेरी बात समझ पा रहे हैं? स्टेप क्लियर है? एफबीडी बनाएंगे, हमारा रेडियल डायरेक्शन एक एक्सिस होगा, प्लेन के परपेंडिकुलर एक एक्सिस होगा, और अगर नॉन यूनिफॉर्म मोशन है तो एक टेंजेंशियल भी हो। क्लियर है मेरी बात? आराम से टाइम लीजिए, कहीं पे दिक्कत हो रहा हो तो पूछें, अदरवाइज नेक्स्ट क्वेश्चन पे जाएंगे। बस मुझे आपको इक्वेशन लिखने ही सिखाना है, मुझे इक्वेशन लिखना सिखाना है। करें ना, आगे करें। ठीक, अभी देखो इंक्लाइन की, इसको अगर हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल रखते हैं तब इसको डेड वेट बोलते हैं। ऐसा मान लो एक सिलेंड्रिकल है ना, अब ये किसी एंगुलर स्पीड से घूम रहा है ओमेगा से, यहां पे मान लो कोई ब्लॉक है, ये अब ना स्मूथ नहीं है, ये रफ है। रफ है मतलब आपको फ्रिक्शन है, तो बोल रहा है कि कितना मिनिमम फ्रिक्शन होना चाहिए ताकि स्लिप नहीं करे, ये भी इसके साथ साथ घूमे। बात समझ पा रहे हैं? तो आपको बताना है म्यू मिनिमम, मिनिमम मतलब कम से कम कितना होना चाहिए, सो दैट ये मान लो ब्लॉक जिसका मास m है एंड देन स्लिप नहीं करे। ठीक है, क्वेश्चन कुछ भी पूछे, आपको बस क्या करना है, एफबीडी बनाना है। किसका बनाओगे? m का बनाओगे। चलिए देखो, मैं 2-2 मिनट में, 1-1 मिनट में सारा जो भी स्टैंडर्ड है कंडीशन मैं बना दूंगा, आप भी लिख लोगे बहुत अच्छा। इससे पहले भी कई बार लिखे हैं, ऐसा नहीं कि लाइफ में पहली बार पढ़ रहे हैं, ये सब चीजें आप ब्लॉक लिए हैं, पर आप ना उस समय बस उसको टेक कर लिया, खुद से कीजिए एक बार,
मेरी मदद से आप खुद से कीजिए, फिर आपका परमानेंट हो जाएगा, अप्रोच सीख जाएंगे। तरीका वही है, एम लीजिए, प्लेन डिसाइड कीजिए, उसका सर्कुलर मोशन कौन सा प्लेन होगा, उससे सेंटर पता चलेगा, उससे रेडियल डायरेक्शन पता चलेगा, एक एक्सिस फिक्स हो गया रेडियल डायरेक्शन। फिर फोर्स देखिए, सारा फोर्स का कंपोनेंट तोड़ दीजिए एक्सिस के लॉन्ग। लीजिए इस बार 2 मिनट लीजिए, मैं चाहता हूं आप सभी इसको कंप्लीट करें। इक्वेशन लिखो ना लिखो, एफबीटी तो सही होना चाहिए, और जब एफबीटी सही होगा तो इक्वेशन खुद चिल्लाएगा। यहाँ पे कोई एक्सेलरेशन नहीं है तो फोर्स बराबर है सेंटर की तरफ mv²r है, ऐसा करके देखो मैं एफबीटी बना रहा हूं। क्या इसका सर्कल आपको समझ में आ रहा है? कैसा, कौन सा सर्कल है? हॉरिजॉन्टल। मेरी बात समझ पा रहे हैं? तो एक एक्सिस तो फिक्स है, ये सेंटर है, ये एक्सिस होगा। बताओ इस एक्सिस पे कोई फोर्स है क्या? नॉर्मल। कौन सा फोर्स है? नॉर्मल इधर ही ना लगेगा जी। अच्छा, और कौन सा फोर्स? mg। mg इसके परपेंडिकुलर, ये ऐसा घूम रहा है, mg नीचे कर रहा है, तो mg नीचे। कहीं पे कोई दिक्कत? अच्छा, इस बार चिल्ला के बोल रहा है पे हम रफ हैं तो थोड़ा फ्रिक्शन भी देख लो। मान लो मुझे नहीं पता है फ्रिक्शन किधर है, क्या इस एफबीटी को देख के हम सोच पाए कि फ्रिक्शन किधर लगेगा? ऊपर। क्या सोच पा रहे हैं? वो फ्रिक्शन ये जो एमजी को बैलेंस किया होगा, समझ पा रहे हैं? तो ये बोला है कि इतना होना चाहिए फ्रिक्शन यानी म्यू, ताकि वो स्लिप नहीं करे। स्लिप करेगा तो नीचे ही तो जाएगा, हवा में तो नहीं जाएगा। यानी ये भी समझ में आ गया, ये फ्रिक्शन है, ठीक है। अब आप इक्वेशन क्या बना सकते हैं? देखो एक इक्वेशन क्या बना सकते हैं, n should be equal to सेंट्रीपिटल यानी mv² by r। समझ पा रहे हैं? mv दे दे या ओमेगा दे दे, जैसे भी आपको निकालना है निकाल सकते हैं। mr ओमेगा स्क्वायर दे दे या v दे दे, ओमेगा और v दोनों सब निकाल सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। ओके, दूसरा फोर्स जो आएगा, दूसरा फोर्स आएगा वो यहां से आएगा, फ्रिक्शन शुड बी इक्वल टू mg, ठीक है। अच्छा, फ्रिक्शन का वैल्यू कितना होता है? म्यू n। फ्रिक्शन का वैल्यू होता है म्यू n, शुड बी इक्वल टू mg। ओके, अब बहुत ध्यान से समझिए मेरी बात। देखो बोल रहा है ना, मुझे मिनिमम चाहिए ताकि स्लीप नहीं करे, ठीक है। स्लीप नहीं करे वो तो बात सही है, पर मिनिमम फ्रिक्शन मतलब जीरो फ्रिक्शन थोड़ी दे देंगे। क्या मेरी बात समझ पा रहे हैं? तो आप खुद थोड़ा दिमाग लगा के देखो, इसीलिए फ्रिक्शन को अलग एक टॉपिक बनाया गया। यहाँ पर कौन सा फ्रिक्शन लगना चाहिए? काइनेटिक, स्टैटिक्स। स्टैटिक्स में भी दो था, लिमिटिंग या सेल्फ एडजस्टिंग। कौन सा होना चाहिए? समझ पा रहे हैं? देखो स्लीप होगा, स्लिप कब होता था? जस्ट अबाउट टू मूव रहता था तब लगता था लिमिटिंग। समझ पा रहे हैं? सेल्फ एडजस्टिंग का मतलब ये होता है कि जितना लग रहा है उसके बराबर हो जाए। तो मैं क्या कर रहा हूं, फ्रिक्शन के मैक्सिमम वैल्यू निकाल रहा हूं, लिमिटिंग। समझ पा रहे हैं? तो मान लो अगर, क्योंकि म्यू अगर s लेते हो या सिर्फ म्यू की वैल्यू आप निकाल रहे हैं, तो म्यू तो हो जाएगा mg/n। पर ये म्यू जो है ना, ये काइनेटिक नहीं है, ये बहुत ध्यान समझना पड़ेगा। मेरी बात समझ पा रहे हैं? काइनेटिक होता तो मूविंग कंडीशन लेना पड़ता था। ओके, आ जाइए, म्यू इक्वल टू mg और n का वैल्यू आप यहां से निकाल चुके हैं, m r ओमेगा स्क्वायर। m से m कैंसिल, तो म्यू का वैल्यू हो गया g/r ओमेगा स्क्वायर। अब r की जगह v वगैरह दे तो आप निकाल सकते हैं। समझ पा रहे हैं? अब अगर सोचो इसी क्वेश्चन में, अगर इसी क्वेश्चन में सोचिए कि आपका जो म्यू है, एक्चुअल म्यू जो यहाँ है, और आपने जो कैलकुलेट किया है, ये एक्चुअल म्यू इससे ज्यादा हो जो आपने कैलकुलेट किया, तब क्या होगा? ये तो आपका कैलकुलेशन है,
पर ये म्यू कितना एक्चुअल होगा वो तो मटेरियल पे डिपेंड करेगा, सरफेस की रफनेस पे डिपेंड करेगा, वो आपकी कैलकुलेशन पे डिपेंड करेगा। समझ पा रहे? तो बताइए क्या होगा? सोचो। देखिए अब ये नहीं सोचेंगे कि अच्छा ये म्यू ज्यादा हो गया मतलब ये फ्रिक्शन ज्यादा हो गया यानी बॉडी ऊपर जाने लगेगा, ये इम्पॉसिबल। क्यों इम्पॉसिबल? क्योंकि आप जो है इसकी म्यू एन जो लिखे समझ पा रहे हैं, ये ना चाहते हुए आप म्यू एस लिखें, क्या मेरी बात समझ पा रहे हैं? क्योंकि लिमिटिंग फ्रिक्शन में ना फॉर्मूला होता है, काइनेटिक तो आप लिए नहीं क्योंकि बराबर किए हैं। क्या मेरी बात समझ पा रहे हैं? यानी कि एनी हाउ इससे ज्यादा तो होना नहीं चाहिए था, फिर भी आप बोल रहे हैं उस कंडीशन को फुलफिल नहीं कर रहा है, यानी कि वहां पे कौन सा फ्रिक्शन आ जाएगा? काइनेटिक फ्रिक्शन आ जाएगा। मेरी बात समझ पा रहे हैं? ठीक है, तो इस तरीके से कई बार थ्योरेटिकल क्वेश्चन आपसे डाल सकता है। अगर ऐसा कभी हो कि एक्चुअल जो हो इतना से ग्रेटर हो जाए या इक्वल हो जाए तो हम बोलेंगे अब जो है ना ये हो जाएगा काइनेटिक। अब ये नहीं सोचेंगे आप कि भाई काइनेटिक उससे ज्यादा कैसे हो गया, उससे ज्यादा नहीं हुआ, आपने एक कंडीशन निकाला था कि कौन से कंडीशन में ये स्लिप नहीं करेगा। मेरी बात समझ पा रहे हैं? चलिए वैल्यू तो उतना ही निकलेगा, बाकी मैक्सिमम क्वेश्चन तो यही कर जाएगा, पर इसीलिए थ्योरेटिकल क्वेश्चन एसेशन रीजन और डिफिकल्ट होता है। हमें लगता है कि हम सब सही करके आए और वहां पे गलती हो जाता है। एक कल बात है, इसमें कोई मास या कोई गाड़ी ऐसा मूव कर रहा है, आपसे नॉर्मल पूछा है लेकिन अलग अलग पॉइंट पे, क्या हर पॉइंट पे नॉर्मल सेम होगा? नहीं, क्योंकि पाथ का डायरेक्शन बदल रहा है। तो आपसे बोला ये गाड़ी जब पॉइंट ए पे होगा तब नॉर्मल बता दीजिए, पॉइंट बी पे होगा तब नॉर्मल बता दीजिए, पॉइंट सी पे होगा तब नॉर्मल बता दीजिए, पॉइंट डी पे होगा तब नॉर्मल बता दीजिए। इसकी कुछ वेलोसिटी गिवन है 10 मीटर 20 मीटर, यानी ये कांस्टेंट वेलोसिटी से मूव कर रहा है। मेरी बात समझ पा रहे हैं? तो आपको फाइंड करना है नॉर्मल एट ए बी सी डी। अच्छा, सभी का रेडियस सेम ही दिया, अलग दे तो अलग आएगा, उसमें क्या है, वैल्यू दे दिया है कि a जब है तो उसका रेडियस ऑफ कर्वेचर क्या होगा, बस समझ पाए, b है तो उसका रेडियस ऑफ कर्वेचर, इस तरह सभी का सेम दे दिया और सभी पॉइंट पे आपको नॉर्मल पूछा है। बस इस सारे क्वेश्चन का बस इतना ही है कि आपको मेन चीजों पे पकड़ हो जाए एफबीटी पे, उसके बाद क्वेश्चन में कुछ नहीं है, उसके बाद बस इक्वेशन लिखना है, कैलकुलेशन करना है। फिजिक्स यहीं पे खत्म हो जाता है कि आप एफबीटी सही बना पा रहे हैं या नहीं, आप सारे फोर्स को सही डायरेक्शन में सोच पा रहे हैं या नहीं, इतना ही फिजिक्स है। उसका मैथ है, इक्वेशन बन जाता है, इक्वेशन में एक अननोन है कुछ नोन है, इसकी वैल्यू उधर डालना है, इसको प्लस करना है, इसको माइनस करना है। ट्राई करें, 4 एफबीटी बनाना पड़ेगा सभी केस के लिए अलग अलग, आप अलग अलग बनाइए। पहले पॉइंट ए इमेजिन करो, जब पॉइंट ए पे गाड़ी होगा उस समय उसका एफबीटी बनाइए, पॉइंट बी पे गाड़ी होगा तब एफबीटी बनाइए, पॉइंट सी पे होगा तब एफबीटी, पॉइंट डी पे होगा तब एफबीटी। पहले एक का करो तो सही होते चला जाएगा। ये हमारा कांस्टेंट है, कांस्टेंट वेलोसिटी से मूव कर रहा है। चाहो तो क्वेश्चन मेंशन कर दो, कार इज मूविंग विद, कार इज मूविंग विद
कांस्टेंट वेलोसिटी moving with constant velocity। आपको समझ में नहीं आएगा, कभी लगेगा ना कि कभी तो नॉर्मल का कंपोनेंट तोड़ते हैं, कभी mg का तोड़ते हैं। अरे भाई जो एक्सिस पर नहीं रहेगा उसको तोड़कर एक्सिस पर लाना है, क्या यही बातें हैं ना? तो ये तो हमारा रेडियल डायरेक्शन, इसमें तो लाना ही लाना है, क्योंकि सर्कुलर मोशन है तो रेडियल एक्सेलरेशन होना ही होना पड़ेगा। क्लियर? ओके, अब फोर्स की बातें करो तो मुझे समझ में आ रहा है, इधर लगेगा भाई साहब का, क्या लगेगा? mg। और नॉर्मल किधर लगेगा? क्या नॉर्मल इसी डायरेक्शन में लगेगा? तो बताओ क्या नॉर्मल को टच करो क्या? नहीं, वो तो पहले से रेडियल डायरेक्शन में, उसका क्यों तोड़ता रहे? तोड़ता किसको कर रहे थे? mg को। क्या मेरी बात समझ पा रहे? अच्छा, अब आपको कोई ना कोई एंगल तो लेना ही पड़ेगा। मान लो कहीं ना कहीं से एंगल वगैरह करना पड़ेगा, क्योंकि mg को तो तोड़ना ही है। क्या मेरी बात समझ पा रहे हैं? तो मान लो अगर ये एंगल थीटा हो जाए तो आपको समझ में आ रहा है कि ये एंगल भी क्या हो जाएगा? थीटा। यानी कि मैं अपने मन से मान लिया ये एंगल थीटा है, तो mg का इधर वाला एक कंपोनेंट क्या बन जाएगा? mg cos थीटा। और दूसरा वाला कंपोनेंट इधर बनेगा, क्या बनेगा? mg sin थीटा। ऐसा ही कुछ बनता था जब इंक्लाइन प्लेन होता था, तो याद करो वही वाला तो केस है। वो एकदम स्मूथ इंक्लाइन होता था, ये थोड़ा कर्व इंक्लाइन है, पर ऐसा ही तो होता था। इधर mg sin थीटा था। अच्छा एक बात बताओ, फ्रिक्शन तो यहां बोला नहीं है, हालांकि फ्रिक्शन की जरूरत भी आपको नहीं है। अब आपको n का वैल्यू पता चल रहा है, फ्रिक्शन की जरूरत है। इस डायरेक्शन में नॉर्मल जिधर है इस एक्सिस पर, क्या कोई और फोर्स होगा क्या? नहीं होगा। फ्रिक्शन तो इधर हो ही नहीं सकता। मेरी बात समझ पा रहे हैं? तो फ्रिक्शन सोचो या नहीं सोचो, क्वेश्चन तो सॉल्व हो जाएगा। लेकिन अगर आपको सोचना है तो सोच भी सकते हैं कि फ्रिक्शन किधर लगेगा। आप बताओ इस बॉडी पे फ्रिक्शन किधर लगेगा? पीछे लगेगा? एक बार बताओ, आपको लग रहा है ना बॉडी में इधर एक फोर्स लग रहा है mg sin थीटा, पर बॉडी आगे जा रहा है वो भी कांस्टेंट वेलोसिटी। इसके पीछे का क्या राज है, क्या सीक्रेट है? अरे कोई तो इसको कैंसिल कर रहा होगा, तभी तो इस डायरेक्शन का एक्सेलरेशन 0 हुआ, वेलोसिटी कांस्टेंट हुआ। और कौन कैंसिल कौन कर सकता है? फ्रिक्शन। ऐसे सोचो ना, कोई चीज ऐसा चढ़ रहा है ऊपर और नीचे स्लिप नहीं कर रहा है, मतलब फ्रिक्शन नीचे लग रहा है ऊपर लग रहा है। ये वही वाली कहानी हो गई ना जो अभी किए थे। यहाँ पे मास था, मैं बोला था मास स्लिप नहीं करेगा, आपने फ्रिक्शन किधर सोचा है? ऊपर। अब सोचो जरा, इसी चीज को थोड़ा मैं ऐसा दिखाऊं आपको कि एक ऐसा कोई गाड़ी जा रहा है और गाड़ी नीचे की ओर स्लिप नहीं कर रहा है, इसका तो फ्रिक्शन नीचे थोड़ी लग रहा है जी, फ्रिक्शन ही तो है जो इसे स्लिप होने से बचा रहा है। क्या आप नहीं सोच पा रहे? तो फ्रिक्शन किधर लग रहा होगा? यानी कि फ्रिक्शन लग रहा होगा यहाँ पर इधर। हालांकि फ्रिक्शन का जरूरत नहीं पड़ेगा क्योंकि मुझे सिर्फ नॉर्मल चाहिए, पर हो सकता है किसी क्वेश्चन में जरूरत पड़ जाए। तो बस फिजिक्स यहीं पे खत्म हो गया। आप सही है बीडी बना दिए, फोर्स की सही डायरेक्शन आप पकड़ लिए और फोर्स को एक्सिस के लॉन्ग तोड़ दिए। यहां देखो क्या मैंने सारा एक्सिस सिलेक्ट कर लिया? कैसे? नॉर्मल एक्सिस बनी गया। अच्छा ये mg sin थीटा या फ्रिक्शन कौन से डायरेक्शन में आ गया, कौन से एक्सिस में? टेंजेंशियल। समझ पा रहे हैं? ये यहां कर्व पे टेंजेंट ही है ना, तो क्या इसको तोड़ने की जरूरत है? नहीं, ऑलरेडी टूटा हुआ बेचारा mg को टूट कर गया। अब बस आपको इक्वेशन लिखना है। इक्वेशन लिखने में कोई दिक्कत? बताओ जरा नॉर्मल का वैल्यू कितना होगा? मैं एक ऑप्शन देता हूं, आप मुझे बताना सही है या गलत है। नॉर्मल का वैल्यू mg cos थीटा होगा, सही है गलत? फिर से मैं पूछ रहा हूं प्रभुत्व आवाज में, ऐसा नहीं कि दो। नॉर्मल का वैल्यू mg cos थीटा होगा, सही है या गलत है? पूरा सर्कुलर मोशन पढ़ लीजिए। एक बार बताओ इधर एक एक्सेलरेशन है या नहीं है जी? बिना रेडियल एक्सेलरेशन का सर्कुलर मोशन होगा क्या? तो क्या ये दोनों फोर्स बराबर हो जाएगा तो एक्सेलरेशन कहां से आएगा? आपका इक्वेशन क्या बनेगा? नेट फोर्स इक्वल टू mv²/r। समझ पा रहे हैं? तो नेट फोर्स किधर है? mg cos थीटा ज्यादा है, तभी तो इधर एक्सेलरेशन।
तो आपका क्या बनेगा mg cos थीटा माइनस नॉर्मल शुड बी इक्वल टू lb स्क्वायर्ड बाय r। यहां से आप नॉर्मल निकालोगे तो नॉर्मल इसको इधर भेजोगे mg cos थीटा माइनस m, सही है ना, माइनस mb स्क्वायर बाय r। ये होगा आपका नॉर्मल या नॉर्मल एट a। क्या मेरी बात समझ पा रहे हैं? यहाँ पे भी आप ना किसी से भी थीटा मान लो, एंगल बीच से निकाले कंपोनेंट दोनों तरफ सेम ही एंगल मानो। आप 2 मिनट का समय लीजिए, बी पे जरा बनाइए और मुझे बताइए सेम आंसर आ रहा है या अलग आ रहा है। बाकी सिमेट्री से आप खुद सोच सकते हैं कि सेम ही आएगा आंसर, क्योंकि मैंने माना है कि वर्टिकल से जितना एंगल इधर उतना ही एंगल उधर है, तो सिमेट्री से आना तो आंसर सेम ही चाहिए। पर आप क्रॉस चेक कीजिए, आप बी पे एफबीडी बनाइए, बी पे एफबीडी बनाइए, देखिए मेहनत कीजिए, पेन चलाइए, गलती हो आराम से उसे काटिए, फिर से बनाइए। ठीक है, गलती करना अच्छी बात है सीखते समय, गलती करना अच्छी बात है सीखते समय, गलती से घबराइए मत। अगर अभी आपने गलती नहीं किया तो एग्जाम में कंफर्म गलती करोगे। क्या बी पे यही आ रहा है नॉर्मल आपका? यही आया ना? बिल्कुल सही, आना ही चाहिए, सिमेट्री है। चलिए सी पे निकालिए जरा, सी पे निकालिए, फिर से जो सी पे आएगा वही डी पे आएगा, तो कोई एक निकाल लो, सी पे या डी पे। सेम आएगा, जो सी पे आएगा वही डी पे आएगा। आइए तो हम लोग ना इसे मिटा रहे हैं, इसे रहने दे रहे हैं, यहीं को मिटाकर यहाँ पे हम लोग डी या सी दोनों में से किसी का भी बना सकते हैं, एक ही आने वाला है, सी का ही बना देते हैं। आइए जी, सी का कंडीशन कैसा है? सी का कंडीशन कुछ ऐसा है, बॉडी यहाँ कहीं है मान लो, यानी ये है आपका गाड़ी, कार, जो भी मान लो। ओके जी, ठीक। देखिए अब सेंटर इधर है, समझ पा रहे हैं ना मेरी बात? तो ये डायरेक्शन तो रेडियल है, कुछ भी हो जाए इस डायरेक्शन में तो आपको फोर्स लाना ही लाना है। अच्छा है कौन सा फोर्स जरा सोचो। एक भाई साहब mg यूं रहा है, mg समझ में आ गया, इस mg का कुछ तो करना पड़ेगा। दूसरा नॉर्मल, अब नॉर्मल किधर है? ये नॉर्मल का कुछ भी नहीं किया जा सकता है, तो क्योंकि वो खुद किस डायरेक्शन में है? रेडियल। समझ पा रहे हैं? फ्रिक्शन रेडियस सोचना है सोचो, नहीं सोचना नहीं सोचो, उससे मतलब नहीं। आ जाइए mg का कंपोनेंट तोड़ते हैं, क्योंकि उसे रेडियल में लाना ही लाना है। एंगल, चलिए जी एंगल कितना क्या रहेगा तो सोचो, ये आप बोल रहे हो mg, ठीक है, तो देखो ये थीटा तो ये थीटा, ठीक है, आ जाइए ये देखो इसके अपोजिट ये भी थीटा, क्लियर ना? ये थीटा आ गया, क्या सोच पाए? ये थीटा है, ये थीटा है, यही तो mg है वर्टिकल, यही तो mg वाला है, इसके अपोजिट वो। तो आपको समझ में आ गया इस डायरेक्शन फिर से क्या आ जाएगा mg cos, और एक बनेगा इस डायरेक्शन में, एक क्या बनेगा इस डायरेक्शन में, और ये क्या हो जाएगा mg sin थीटा। अच्छा ये mg sin थीटा क्या करना चाह रहा होगा? जिधर गाड़ी जा रहा है उसी डायरेक्शन में ना, यानी इसकी वेलोसिटी को इंक्रीज कराना चाह रहा होगा, ये टेंजेंशियल एक्सेलरेशन देना चाह रहा होगा। मेरी बात समझ पा रहे हैं? पर आपने क्या बोल के रखा है, वेलोसिटी क्या है उसका, यानी इस mg sin थीटा को कोई तो कैंसिल कर रहा होगा, वो कैंसिल करने वाला कौन है? फ्रिक्शन। यानी फ्रिक्शन अब कहां है? पीछे की तरफ, क्या ऊपर की तरफ। बात समझ पा रहे हैं ना? देखो जगह टू जगह फ्रिक्शन बदल रहा है, हालांकि आपको इसका जरूरत नहीं पड़ेगा, पर सही है बीडी बनाना जरूरी है, किसी क्वेश्चन में जरूरत पड़े। अब मुझे बताओ क्या नॉर्मल का वैल्यू mg cos थीटा है? नहीं ना, अब तो नहीं समझ पा रहे हैं ना? चलिए जल्दी इस नॉर्मल को निकाल दीजिए।
इसी तरीके का आएगा, सिर्फ उसमें प्लस हो जाएगा क्योंकि डायरेक्शन से बदलना है। लो फ्री बॉडी डायग्राम का इक्वेशन नहीं बना पा रहे हैं, क्या लिखोगे? नेट फोर्स, सेंटर का नेट फोर्स कितना है, ज्यादा कौन है पहले ये बताओ, n या mg cos थीटा? n, तो हम इक्वेशन क्या लिखेंगे? n minus mg cos थीटा should be equal to mv square by r। हम लोग कैपिटल R बताए थे तो कैपिटल R, तो n निकालने में क्या दिक्कत है, ये उधर चला जाएगा, इस बार हो जाएगा mg cos थीटा प्लस mv स्क्वायर बाय, तो सेम आया, सिर्फ वहां पर माइनस था, यहाँ पर प्लस आ गया। यही सी में होगा, यही डी में भी होगा। आप डी का भी घर पे निकाल कर चेक कर लेना। क्लियर है ना? क्या हम लोग आगे बढ़े? क्या अभी तक माइंड में ये बात बैठा कि क्या करना है, एफबीडी बनाना है? सबसे पहला स्टेप क्या होगा? फोर्स को रेडियल डायरेक्शन में लाओ। जो फोर्स रेडियल के इधर उधर किसी एंगल पे है उसको किधर लाना है? रेडियल में, क्योंकि रेडियल एक एक्सिस बनेगा ही बनेगा। क्या मेरी बात समझ पा रहे हैं? ठीक है, आइए एक नेक्स्ट टॉपिक मूव करते हैं। नेक्स्ट टॉपिक क्या, मैंने लास्ट क्लास में बोला था अलग अलग कंडीशन है सिर्फ सर्कुलर मोशन में, कहानी तो खत्म हो गया वहीं पे। तो एक कंडीशन बनता है उसको बोलते हैं कोनिकल पेंडुलम। अब कोनिकल पेंडुलम करके कोई टॉपिक नहीं है, एक इंस्ट्रूमेंट है, उसको कोनिकल पेंडुलम बोलते हैं। देखिए पेंडुलम एक ही है, पेंडुलम समझते हैं ना, एक स्ट्रिंग और नीचे एक बॉब यानी कि एक मास लटका हो। अब इसको ऐसा ऑक्सीलेट करा हुआ है तो बोलेंगे सिंपल पेंडुलम। मान लो ये था अपना और यहाँ पे मास, इसको ऐसा छोड़ दिया, ऐसा ऐसा किया तो इसका नाम क्या हो गया? सिंपल पेंडुलम। इसी को कोई ऐसा ऐसा घुमाने लगे तो ये कोन का शेप जैसा दिखेगा, समझ पा रहे? इसलिए इसका नाम क्या बोल देते हैं? कोनिकल पेंडुलम। ठीक है, तो आप में से कोई बच्चा लैब में गया, याद है 11th में किए होंगे, जी का वैल्यू निकाले होंगे कोनिकल मतलब सिंपल पेंडुलम। इसको ऐसा ले गया, इसको ऐसा ऐसा घुमा रहा है, यानी कि ये ऐसा घूम रहा है, क्लियर है ना? ये ऐसा घूम रहा है। ठीक, अब आपको कुछ भी इसमें से पूछा जा सकता है, जैसे पूछा जा सकता है कि फाइंड टेंशन बताइए, पूछा जा सकता है इसकी वेलोसिटी बताइए, या और भी कुछ चीजें बताया जाए, पूछा जा सकता है। क्या मेरी बात समझ पा? किसी भी सर्कल मान लो ऐसा घूम रहा हो या ऐसा मान लो ऐसा घूम रहा है, इसकी मास m मान लीजिए, तो कुछ भी पूछे आप क्या करोगे? एफबीडी बनाएंगे, डायरेक्शन तीनों एक्सिस खोज लेंगे, परपेंडिकुलर एक्सिस, टेंजेंशियल एक्सिस और रेडियल एक्सिस, फिर उसमें इक्वेशन लिख देंगे। क्या मेरी बात समझ पा रहे हैं? यहाँ पे भी एक एंगल का जरूरत पड़ेगा आपको, तो मान लो ये एंगल थीटा है, ये जो एंगल मान लो ये एंगल थीटा है, ये भी एंगल थीटा है। चलिए कीजिए तो जरा, कुछ भी नहीं, आपको एफबीडी बनाना है, आपको दिमाग ही नहीं लगाना है कि क्वेश्चन क्या दिया हुआ है, पूछ क्या रहा है, ये सब सोचना ही नहीं। आप मैकेनिकल वर्क में आ जाइए। मैकेनिकल मतलब बिना सोचे समझे, क्या एफबीडी, 3 एक्सिस, बस इतना ही आपकी दुनिया है। इससे आगे की दुनिया किसी और के लिए है, आपके लिए नहीं। एक बात बताओ, आपकी मर्जी, आप कहीं पे बना लीजिए, इधर बना लीजिए, इधर बना लीजिए, कहीं पे बना लीजिए। तो मान लो मैं भी सिचुएशन बना रहा हूं, मैंने क्या बोला, जब भी कहीं एंगल हो कुछ भी रेफरेंस के लिए मान लीजिए ये थीटा आपको पता है, आ जाइए। आपको समझ में आ रहा है इस समय प्लेन कौन सा होगा? तो कौन सा प्लेन होगा? हॉरिजॉन्टल प्लेन। तो हॉरिजॉन्टल प्लेन होगा यानी इसका सेंटर इधर कहीं होगा, बात समझ पा रहे हैं? यानी ये इसका रेडियल एक्सिस है, इधर तो आपको रखना ही है चीजों को, बाकी आप ऑप्शनल में रखिए, नहीं रखिए। ठीक है, आ जाइए। कौन सा फोर्स? mg, ये तो सबको दिख रहा है। और क्या दिख रहा है? टेंशन। क्या तीसरा फोर्स किसी को दिख रहा है? दिव्य आत्मा जैसा कुछ भी दिख सकता है? नहीं ना, यही दो फोर्स है।
फ्रिक्शन की कोई सवाल ही नहीं है, एयर फ्रिक्शन तो हम लोग मानते नहीं है, और नॉर्मल का भी कोई सवाल नहीं है क्योंकि कोई सरफेस नहीं है। अब बताओ कंपोनेंट किसका तोड़ोगे? क्या कंपोनेंट किसका तोड़ोगे? एक तो समझ में आ रहा है टेंशन का तोड़ना ही तोड़ना चाहिए। अच्छा एमजी का तोड़ना चाहिए क्या? नहीं, एमजी देखो ये हॉरिजॉन्टल है, इसके परपेंडिकुलर डायरेक्शन, यदि ये परपेंडिकुलर डायरेक्शन में समझ पा रहे हैं? आ जाइए, टेंशन का कंपोनेंट समझ में आ गया, ये थीटा, तो ये भी थीटा, यानी कि ये टी cos थीटा, और ये वाला भाई साहब क्या टी sin थीटा। कहीं पे कोई दिक्कत? इक्वेशन बनाना कोई भी मुश्किल नहीं। बताओ जी, टी sin थीटा इकलौता फोर्स है जो कि उसको है ना दे रहा होगा सेंटीमीटर फोर्स mv² r। दूसरा बताइए T cos थीटा जो किसको बैलेंस कर रहा होगा? mg को। क्या मेरी बात समझ पा रहे हैं? अब इसमें से कई चीजें निकाल सकते हैं। आपको अगर ये एंगल दे दे, वेलोसिटी दे दे, तो वहां से निकाल सकते हैं। वेलोसिटी अगर नहीं पता है, एंगल कॉलेज दिया हुआ कर सकते हैं। जैसे देखो अगर मान लो इसको डिवाइड करते रहो, t से t कैंसिल हो गया। अच्छा इसको ना इक्वेशन मुझे मालूम है, बाद में t का वैल्यू निकालने के लिए यूज करोगे। पहले इक्वेशन मान ली, उसके बाद डिवाइड किए, तो हमारा क्या आ गया? tan थीटा इक्वल टू m से m कैंसिल हो गया, तो v² rg। क्या मेरी बात समझ पा रहे हैं? तो v के लिए क्या इक्वेशन बन जाएगा? अंडर रूट rg tan थीटा। क्या मेरी बात समझ पा रहे हैं? ये इधर चला गया, v इधर रूट में आ गया। अब ये एक एक्सप्रेशन बहुत ज्यादा यूज होगा आपको। कई क्वेश्चन में वेलोसिटी गिवन रहेगा, एंगल पूछेगा, कई क्वेश्चन में एंगल गिवन रहेगा, वेलोसिटी पूछेगा। अब कई क्वेश्चन में r नहीं गिवन रहेगा, या आपको r लेने में गलती होगा। मुझे जरा बताना क्या यही r है? यस नो? यस बोलो, मैं सर बोलता हूं। अरे भाई ये कौन एंगल से r लग रहा है? r किधर है? ये क्या मेरी बात समझ पा रहे हैं? अब क्या है, क्वेश्चन में देगा लेंथ ऑफ स्ट्रिंग, क्वेश्चन में आपको दे देगा लेंथ ऑफ स्ट्रिंग, और आपको आदत रहेगा अच्छा ऐसा घुमाते थे जब, तो वही लेंथ रेडियस हो जाता था हॉरिजॉन्टल सर्कल, याद करो। और यहाँ पे वो बातें नहीं, इसीलिए स्टेप नंबर 1 ही पहले ही बोलता है कि तुम सिलेक्ट कर लो अच्छे से कौन से प्लेन में हो रहा है। मेरी बात समझ पा रहे हैं? तो अगर मान लो r नहीं दिया है, l दिया है, तो क्या r निकाल सकते हैं? तो बिल्कुल निकाल सकते। इसको ये ना थोड़ा मेरा तिरछा बन गया, ये राइट एंगल ट्रायंगल, मेरी बात समझ पा रहे हैं? तो यहां से निकल जाएगा, ये r नहीं निकलेगा। मान लो ये l पता है आपको, तो देखो बेस निकालना है, हाइपोटेनस पता है नहीं, बेस तो ये हो गया इसका, समझ पा रहे? 90s में ना बन रहा है। ये r क्या हुआ इसका? परपेंडिकुलर, और l क्या हुआ इसका? हाइपोटेनस। क्या मेरी बात समझ पा रहे हैं? चलिए इस इक्वेशन से मुझे बताओ, मैं ये भी बना रहा हूं, अगर ये ट्रायंगल जो है, देखो मैं यहां पे फिर से ट्रायंगल बना दे रहा हूं भाई, गलती नहीं। ये हमारा L है, ये हमारा R है, ये एंगल थीटा है। अब अगर यहाँ पे आपको बताओ कौन सा रेशियो लोगे sin cos tan में? साइन लेना पड़ेगा। कई बच्चे बोलते हैं आपने कैसे सोचा साइन लिया? अरे भाई मुझे ना परपेंडिकुलर और हाइपोटेनस ही पता था, तो ये इसका रेशियो साइन ही होता है। तो साइन थीटा क्या हो जाएगा? r बाय l, यहां से r इक्वल टू आ जाएगा l sin थीटा। तो ये एक इक्वेशन बन जाएगा। अगर r दे दिया तो वेल एंड गुड, अगर r नहीं दिया है, l दिया तो उससे r निकाल देंगे। क्या मेरी बात समझ पाए? जल्दी से लिखिए। कहीं पे दिक्कत नहीं है? सोचो टेंशन कैसे निकालोगे? टेंशन कई तरीके हैं आपको, यहाँ पर v रख दीजिए, पर फिर से आपको एंगल दिक्कत करेगा। तो सबसे अच्छा है ना साइन और कॉस को खत्म ही कर दो। कैसे खत्म करोगे? स्क्वायर करके जोड़ दीजिए, sin स्क्वायर थीटा cos स्क्वायर थीटा 1 होता है। इक्वेशन 1 को स्क्वायर करेंगे,
इक्वेशन 2 को स्क्वायर करेंगे और दोनों को ऐड कर देंगे। ओके करें, आगे करें। चलो देखो जल्दी जल्दी, अब सिर्फ इक्वेशन लिखना है। ये सब लिख लिए ना, मिटाओ मिटाओ। ओके मैं सिर्फ इक्वेशन रहने देता हूं क्योंकि इक्वेशन को हम लोग ऐड करने वाले हैं। ये अपना इक्वेशन 1 है, ये अपना इक्वेशन 2 है। इक्वेशन 1 का स्क्वायर और इक्वेशन 2 का स्क्वायर को जोड़ रहे हैं हम लोग। इक्वेशन 1 का स्क्वायर प्लस इक्वेशन 2 का स्क्वायर, इसको जोड़ रहे हैं। आ जाइए, इसका स्क्वायर करोगे तो क्या होगा, मैं यहां लिख रहा हूं टी स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा इक्वल टू एम, मैंने 81 होल स्क्वायर कर देता हूं, एम डी बाय आर का होल स्क्वायर। तो यहां पे हो जाएगा टी स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू एम जी का होल स्क्वायर। अब दोनों को जोड़ दीजिए। जब दोनों को जोड़ोगे तो टी स्क्वायर कॉमन ले सकते हैं दोनों में, ये हो जाएगा साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा। और इधर देखो, चलो m बाद में कॉमन ले लेंगे, mv स्क्वायर बाय r प्लस mg का स्क्वायर। क्या यहां तक समझ में आया आपको? साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर 1 होता है, ये तो आपको आ नहीं है। तो देखिए डायरेक्ट एक्सप्रेशन आ गया टी स्क्वायर इक्वल टू mv स्क्वायर बाय r प्लस mg का होल स्क्वायर। यहां से टेंशन के लिए इक्वेशन आ गया अंडर रूट mv बाय r इतना स्क्वायर प्लस mg स्क्वायर। अब इसको और भी फर्दर सिंपलीफाई कर सकते हैं, m का कॉमन लेकर रूट के बाहर आ जाएगा, जैसे भी करना चाहते हैं। ये तो एक सेकेंडरी चीज है, वैल्यू रहेगा तो हो सकता है यहीं पे सॉल्व हो जाए। एक आपको अप्रोच में दे रहा हूं, एक अप्रोच दे रहा हूं, ओके ना। कई बार इसका टाइम पीरियड पूछ लेगा आपका, टाइम पीरियड या फ्रीक्वेंसी, तो दोनों एक ही है। एक बार t मिल गया, फ्रीक्वेंसी 1/t होता है। तो आपको ना कई बार इसका टाइम पीरियड पूछ लिया जाएगा। आइए उस पे भी हम लोग निकाल लेते हैं जल्दी से, जल्दी कंप्लीट करें इसे, जल्दी कंप्लीट करें। देखो अगर मान लो आपको इसका टाइम पीरियड पूछ लिया गया है, मिटाओ जल्दी कंप्लीट करें जिनका भी मैंने है। इसका टाइम पीरियड पूछ लिया गया है, ये कैसे निकालेंगे? आपको पता है ये जो अंदर सर्कल घूम रहा है ये ना कांस्टेंट वेलोसिटी, स्पीड सेम है इसका। तो हम लोग लगा सकते हैं स्पीड इक्वल टू डिस्टेंस बाय टाइम, यानी कि टाइम इक्वल टू डिस्टेंस बाय स्पीड। या सिंपल भाषा में बोला जाए t इक्वल टू ये जो पूरा डिस्टेंस है, ये पूरा डिस्टेंस कितना होगा 2 पाई r, पूरा डिस्टेंस कितना हो जाएगा, और वेलोसिटी कितना v। देखो ये ना मैं बार-बार यूज करूंगा सर्कुलर मोशन, और वो आपको क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए जरूरत पड़ेगा। हर बार इतना स्टेप समझाना पॉसिबल नहीं। तो याद रखिए जब भी इस टाइप में टाइम निकालना तो आप ले सकते हैं, पूरा डिस्टेंस सर्कमफ्रेंस का लेंथ कितना 2 पाई r, और स्पीड कितनी स्पीड से चला। क्या मेरी बात समझ पा रहे हैं? v अभी भी निकाले ना अंदर रूट rg पर tan थीटा, ठीक है। r आपको मालूम है, नहीं मालूम है तो निकालने का तरीका देखिए। तो यहां से सॉल्व कर देंगे इसको। तो बताइए टाइम पीरियड क्या हो जाएगा, मान लो 2 पाई r जो भी आ रहा है, और v मिला था अंदर रूट rg tan थीटा, तो ऐसा ही था ना, यहां से कर सकते हैं। या तो ये हो जाएगा अगर r गिवन है तो, और अगर r गिवन नहीं है l गिवन है, इफ
R is not given and L is given। तभी हम तरीका जानते हैं। R को क्या लिख सकते हैं? L sin थीटा। अब ये भी सीखे हैं, कहीं पे कोई दिक्कत नहीं है, तो वैल्यू रख दो उसमें क्या है, तो t इक्वल टू हो जाएगा 2 पाई R की जगह L sin थीटा डिवाइडेड ये हो जाएगा अंडर रूट, देखो R, अच्छा R क्या, R का कुछ नाम है, R का नाम हो गया L sin थीटा इनटू G। देखो ये साइन अच्छा नहीं है, तो साइन को कैंसिल करने के लिए tan को मैं लिख रहा हूं sin बाय cos, तो साइन बाहर निकल के इसको कैंसिल कर देगा, ये हो गया sin थीटा बाय cos थीटा। ठीक है, बहुत ध्यान से देखिए, थोड़ा इसको मॉडिफाई कर रहे हैं। एक बात आपको समझ में आ रहा है, ये sin थीटा और sin थीटा दोनों मल्टीप्लाई करके sin स्क्वायर थीटा रूट के बाहर आएगा और ऊपर वाले को कैंसिल कर देगा, तो मैं सीधा यहां से कैंसिल कर दूंगा, कहीं पे कोई दिक्कत? दूसरी बात देखो, ये l को हम लिख सकते हैं रूट l इनटू रूट l, इस l को क्या लिख सकते हैं, रूट l इनटू रूट l लिख सकते हैं ना, नीचे एक रूट l है, एक रूट l कैंसिल हो जाएगा, तो ऊपर बचेगा सिर्फ रूट l। अब बचा ये cos, cos का कुछ नहीं कर सकते। चलो तो देखो क्या क्या बचा, बहुत ध्यान देखो, ऊपर बचा 2 पाई रूट l, ऊपर बचा 2 पाई रूट l, और नीचे क्या बचा वो ध्यान से देखिए, ये देखो ये क्रॉस नहीं है, ये l था वो कैंसिल हुआ है ना, मैं खुद देखकर कर जा रहा हूं, आप इससे भी देखिए l है, ये l कैंसिल हुआ है। ओके, नीचे क्या बचा, l गया, sin थीटा गया, बचा g बाय cos थीटा, वो रूट के अंदर, रूट अंदर है g बाय cos थीटा। ये एक्सप्रेशन थोड़ा अजीब लग रहा है, cos थीटा वो ऊपर चला जाएगा, सोच पा रहे हैं, अपना रूट लेकर जाएगा, तो बहुत ध्यान से देखिए, आप यहां तक देखो जरा, अच्छा बहुत ध्यान देखिए, ये जो L है ये ऐसे में दिया हुआ है, वर्टिकल में नहीं दिया हुआ है, इसका वर्टिकल हाइट कुछ अलग हुआ, क्यों, ध्यान समझो, अगर ये लेंथ है, ये अगर ऐसा चला गया तो अब जो है एक बहुत बड़ा कंफ्यूजन होगा आपको आगे चलकर, ध्यान समझिए, ये जो L दिया ना, स्ट्रिंग का लेंथ है, पर स्ट्रिंग ऐसा इंक्लाइंड है, ये नहीं सोच लेंगे ये इसका लेंथ है, ये हाइट नहीं है, अभी ये हाइट अलग है, मेरी बात समझ पा रहे हैं? अब ये डायग्राम से लगेगा कि भाई ये स्ट्रिंग तो यहाँ भी ये है, तो ये भी है, ये गलती मत करिएगा, लो क्या मेरी बात समझ पा रहे हैं, कुछ नहीं समझ पा रहे, लो इसका डायग्राम में आप क्लियर करो, पर इतनी चीजें क्लियर करो, ये यहाँ तक क्लियर है, आगे बढ़ो। ओके, उस एक्सप्रेशन को थोड़ा सिंपलीफाई करना चाह रहे हैं, देखिए क्या कर सकते हैं, अपना tan का वैल्यू आ गया 2 पाई और cos को मैं ऊपर भेज रहा हूं, तो अंदर रूट l cos थीटा और नीचे बचा अंदर रूट g, क्लियर है मेरी बातें? अब जरा देखो l cos थीटा क्या है, अंदर रूट l cos थीटा क्या है, ये जरा सोचो, इसको थोड़ा और अच्छे से लिख रहा हूं, मैं लिख रहा हूं 2 पाई अंदर रूट l cos थीटा बाय g। देखो जरा इस l का ये वाला कंपोनेंट जब निकालेंगे, क्या मैं समझाना चाह रहा हूं, तो ध्यान से समझिए। ओके भाई साहब जरा ध्यान से देखना इधर, नहीं तो ना सब गड़बड़ होगा। हमें ये लेंथ दिया हुआ है l, और ध्यान समझिए, ये इसका सर्कल है और ये है r, क्या मेरी बात समझ पा रहे हैं? आपसे एग्जाम में मिस्टेक क्या होगा या घर पे क्वेश्चन सॉल्व करते समय मिस्टेक क्या होगा, आपको लगेगा
कि भाई ये ही तो यहाँ पर भी इसको जब अगर सीधा हम रखें तो यही ना आ जाएगा। एक बात बताओ, ये इतना है, सीधा करेंगे तो क्या ये यहीं पे आएगा और नीचे ज्यादा आएगा? नीचे ज्यादा आएगा। मेरी बात समझ पा रहे हैं ना? तो ये लेंथ L नहीं लेंगे, ये एक्चुअल में L लेंगे तो कैसा हो जाएगा? अगर L लेना है तो ये थोड़ा नीचे ऐसा आएगा, यहां तक L आएगा। क्या मेरी बात आप समझ पा रहे हैं? ये जब इंक्लाइन गया ना तो थोड़ा ये हाइट कम हो जाएगा, तो ये इंक्लाइन में इसका लेंथ L दिया है। ये मिस्टेक होता है, बच्चे को लगता है कि ये लेंथ भी तो L ही है, और फिर ये यहां छोड़ के इसका कैलकुलेशन करोगे तो sin की जगह cos, cos की जगह sin आ जाएगा। मेरी बात समझ पा रहे हैं ना? ओके, आइए तो मैं ना आपको L cos थीटा समझाना चाह रहा हूं। ये L cos थीटा एक्चुअल में है क्या? इससे क्या होगा, आपका सिंपल पेंडुलम भी खत्म हो जाएगा भाई, तो ध्यान से देखिए। ठीक है, ये आपने एंगल थीटा माना है, यार जरा ये हाइट निकालने की कोशिश करो, या आप खुद वेक्टर भी सोच सकते हैं जिसका एंगल हो cos और दूसरा sin, r का वैल्यू L sin थीटा होगा। और अगर वैसा नहीं सोच पा रहे हैं, ट्रायंगल्स निकालना चाह रहे हैं, तो इस ट्रायंगल में cos थीटा लगा के देखिए, इस ट्रायंगल में cos थीटा लगा के देखिए, आपको समझ में आ जाएगा। cos थीटा अगर लगाते हैं, ठीक है ना, मान लो इसकी हाइट h है, ये मान लेते हैं हाइट यहां से यहां तक h, तो जो h है ना यही बेस है, तो h y परपेंडिकुलर, तो h इक्वल टू आ गया L cos थीटा। मेरी बात समझ पा रहे हैं? तो ये हाइट, ये जो हाइट है ये L नहीं होगा, यही मैं समझाना चाह रहा हूं। ये हाइट क्या हो जाएगा? L cos थीटा। ये जो हाइट है भाई साहब ये होगा L cos थीटा, और r होगा L sin थीटा। इस L का दो कंपोनेंट टूटा है, एक इधर और एक इधर, यही r बन गया, यही r बन गया। ये L था जिससे थीटा, उससे cos, दूसरा sin। क्या मेरी बात समझ पा रहे हैं? तो हम टाइम पीरियड को लिख सकते हैं 2 पाई अंडर रूट हाइट बाय g, जहां पर h क्या है? h है हाइट, हॉरिजॉन्टल प्लेन से हाइट। कहीं पे कोई दिक्कत? तो अगर ये हाइट दे दे तो फिर उसका कंपोनेंट वगैरह नहीं तोड़ेंगे, सीधा वो वैल्यू दे देंगे। बढ़े आगे बढ़े, चलो देखिए, अगर यहीं पर सिंपल पेंडुलम होता, कोनिकल पेंडुलम नहीं होता, हालांकि देखो सिंपल पेंडुलम जो टॉपिक है वो एसएचएम का टॉपिक है, सिंपल हार्मोनिक मोशन का, पर टाइम पीरियड हम लोग यहीं से चीजें सीख सकते हैं। ठीक, कंप्लीट करें जल्दी से। देखिए, मान लो ये सिंपल पेंडुलम है, अब ना बॉल को ऐसा स्ट्रेट करता है, और अभी आपको दे दे ये हाइट, और ये हाइट अभी क्या होगा? तो अभी तो L ही होगा, ये h इक्वल टू L ही हो जाएगा, कोई दिक्कत? अब इसको कोनिकल नहीं घुमा रहा है ताकि ये थोड़ा अलग हो जाए, ये थोड़ा सा यहीं पे ऑक्सीलेट कर रहा है। तो क्या मुझे बताओ, इस समय हाइट को स्ट्रिंग का लेंथ ले सकते हैं? यस नो? तो अभी टाइम पीरियड को क्या लिख सकते हैं? फॉर्मूला क्या है? 2 पाई अंडर रूट h बाय g, पर ये h को भी हम क्या मान सकते हैं? L बाय g। याद कीजिए, ये थोड़ा थोड़ा कभी ना कभी यूज किए हैं सिंपल पेंडुलम का टाइम पीरियड का फॉर्मूला। याद आया कुछ? इसे भी नोट कर लीजिए, बाकी इसका अभी कोई यूज नहीं होगा सर्कुलर मोशन में, ये एसएचएम में यूज होगा। एसएचएम में अलग तरीके से डिराइव करना है, पर हम लोग डेरिवेशन में इंटरेस्टेड नहीं है, तो वहां पर डायरेक्ट ये यूज कर देंगे हम लोग। ठीक है, अभी भी बहुत सारा कंडीशन बच गया, तो कल एक क्लास और दे दीजिए सर्कुलर मोशन में। सर्कुलर ट्रैक वगैरह मैं कंप्लीट करा दूंगा, कार ऑन द सर्कुलर ट्रैक, बैंकिंग और रोड, ये सारी चीजें। कुछ कुछ अभी और भी कंडीशन है, बाकी देखो इनफाइनाइट नंबर ऑफ कंडीशन बनाया जा सकता है। आज आप घर पे जाके प्रैक्टिस करें,
बहुत सारा क्वेश्चन प्रैक्टिस करें। मूल मंत्रा को मत भूलिए कि 25 क्वेश्चन देगी, नहीं हो कोशिश करें। आज 10 हो गए ना, कोई बात नहीं, कोशिश करें कल फिर से 25 करेंगे, है ना। अब अपने गोल टारगेट सेट कर लीजिए कि डेली 25 क्वेश्चन करना है, 25 प्लस हो जाए, कम नहीं हो। किया हुआ क्वेश्चन कीजिए, जरूरी नहीं है हमेशा नया नया क्वेश्चन, तो 25 नया क्वेश्चन तो नहीं होगा। 5-10 नया क्वेश्चन कर लीजिए, 10-15 पुराना किया हुआ, उससे क्या होगा, आपका रिवीजन भी होते चला जाएगा और नया क्वेश्चन भी अटेम्प्ट करते रहेंगे। ठीक है, तो आज यहीं तक करते हैं।